अगर आपको इस स्लाइड पे क्लैरिटी हो जाती है तो फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है मजीद कि अच्छा जी पार्लियामेंट है तो वो क्या करती है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है तो उसकी क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट क्या करता है, ये उसकी। लेकिन पहले ये स्लाइड देखना जरूरी है। आप इस स्लाइड को देखें और मैं जलेबी खा रहा हूं साथ साथ, मैं खामोश हूं थोड़ी देर के लिए। जस्ट फोकस ऑन दिस स्लाइड। अब आप लोगों ने स्लाइड देख ली, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। एट द टॉप मेरा ये मूव करता, कर्सर स्क्रीन पे मूव करता नजर आ रहा है? राइट, ओके, ठीक हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस ठीक हो गया। अच्छा, एट द टॉप देयर इज सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर को कौन चूज करता है? एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ 86 पीपल जो कि डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट करती है पूरे ईरान के वोटर्स, एडल्ट फ्रेंचाइज। ये वोटर्स इलेक्ट करते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 86 मेंबर्स की। और आसफा आपका माइक ओपन है? माइक बंद करें आसफा। ओके, सो ये जो 86 असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, 86 मेंबर्स, ये 8 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है ये रिलीजियस साइड पे है, एक्सपर्ट्स की असेंबली। इसमें बड़े बड़े आपके जयदुलमा इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है वो चूज करते हैं सुप्रीम लीडर को। यानी इन अ वे ये इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होता है। वोटर्स ने चूज किया असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम लीडर को चूज किया। डेमोक्रेसी हो गई ना सिस्टम में? क्या ख्याल है? भाई क्या ख्याल है आप लोगों का? गुड, हो गई, शाबाश, ठीक हो गया। राइट, ओके, अब आगे चलते हैं। वोटर जो दूसरा काम करते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर चुनते हैं 290। या भाई तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, देख आप लोगों को पता हो रहा होगा, बड़ी जालिम खांसी आ रही है। अच्छा, ये जो पार्लियामेंट है एवरी 4 इयर्स इसके 290 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। क्योंकि ये यूनिकैमरल है तो एक ही हाउस की इलेक्शन है, दूसरे हाउस का तो कोई बीच में तस्करा ही नहीं है। ओके, ये जो पार्लियामेंट है इसमें इसका हिस्सा बनते हैं 22 कैबिनेट के मेंबर, लेकिन वो पार्लियामेंट से नहीं होते, वो सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं और अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट होते हैं मेंबर्स। ओह सॉरी, पीछे। ओके, सुप्रीम लीडर 2 काम करता है। एक वो गार्डियन काउंसिल के 6 मेंबर चूज करता है आउट ऑफ टोटल मेंबर दिस गार्डियन काउंसिल, और एक वो एक्सपीडियंसी काउंसिल बनाता है। इनके अपने अपने फंक्शन है, हम आगे चल के देखेंगे वो क्या फंक्शन है। एक्सपीडियंसी काउंसिल का क्या फंक्शन है और गार्डियन काउंसिल का क्या फंक्शन है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि सुप्रीम लीडर और गार्डियन काउंसिल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन, रिलीजियस पॉलिटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं,
गार्डियन काउंसिल के 6 मेंबर जुडिशरी अपॉइंट करती है और 6 मेंबर सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है। यहाँ पे मैंने जुडिशरी का एलिमेंट डाला नहीं हुआ क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का अदरवाइज हिस्सा नहीं था, एग्जीक्यूटिव भी नहीं डाला हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन का अदरवाइज हिस्सा नहीं था, सिर्फ हेड डाला हुआ है, कैबिनेट यानी। तो जुडिशरी 6 बंदे सिलेक्ट करके भेजती है गार्डियन काउंसिल में और 6 बंदे सिलेक्ट करता है सुप्रीम लीडर। जब ये 6+6 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर ये पार्लियामेंट इसकी रेटिफिकेशन करती है, वेरिफिकेशन करती है, अप्रूवल देती है। उनमें से किसी बंदे पे ऑब्जेक्शन हो पार्लियामेंटेरियंस को, उस पे ऑब्जेक्ट करते हैं, रिप्लेसमेंट लेते हैं। पब्लिक के 2 काम हो गए, एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स उन्होंने इलेक्ट की जिसने सुप्रीम लीडर इलेक्ट किया, एक उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्ट की जिसने रेटिफिकेशन की गार्डियन काउंसिल की, और तीसरा काम जो वोटर्स करते हैं डायरेक्टली वो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट होता है और वोटर्स उसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली, यानी ये क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का थ्रू वोटर्स। सो इट इज एक्चुअली एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मैं अगर पर्सनली इसको देखूं तो आप लोग मुख्तलिफ मॉडल्स हम देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आ रहे हैं, मैं भी देखता आ रहा हूँ मुख्तलिफ डेमोक्रेसी के मॉडल। अभी हमने फ्रेंच नहीं देखा है, तो एक ऐसा मॉडल जिसमें आप एक सुप्रीम लीडर रिलीजियस फ्रंट पे पिक करते हैं और वो डेमोक्रेटिकली पिक करते हैं आप, फिर आप अपनी पार्लियामेंट पिक करते हैं 290 मेंबर्स की, डेमोक्रेटिकली करते हैं, एंड देन यू चूज प्रेसिडेंट अलग से और वो फिर डेमोक्रेटिकली आप करते हैं। मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोगों की ओपिनियन के लिहाज से। और प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था वो अपनी कैबिनेट इलेक्ट करता है, यानी अपने वजीर, और फिर उनको पार्लियामेंट से वो रेटिफाई करवाता है। दिस इज द होल सिस्टम ऑफ ईरान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आगे मैंने बताया आपको, आगे सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब हम आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया? यानी जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है आपका, ही इज आल्सो टू डिटरमिन द इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम। हर वो लॉ जो बनता है वो काउंसिल से, अब ये हम देखेंगे काउंसिल से होता हुआ वो सुप्रीम लीडर की अप्रूवल से वो फाइनलाइज होता है कि एंटी इस्लाम तो नहीं है लॉ। पावर्स क्या है सुप्रीम लीडर की? जब वो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, वो किसी को कह सकता है कि ये इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। एग्जिस्टिंग सिटिंग प्रेसिडेंट को भी डिसमिस कर सकता है वो। कमांडर आर्म फोर्सेस का डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेजर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जजेस। गार्डियन काउंसिल के 6 मेंबर्स की नॉमिनेशन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल डायरेक्टर्स, रेडियो, टेलीविजन, सेमी पब्लिक फाउंडेशंस के। सो आप रियलाइज करते हैं कि जब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को भी डिक्लेयर कर सकता है कि वो ठीक नहीं है और अपॉइंटेड प्रेसिडेंट को भी डिसमिस कर सकता है, सो ही इज बेसिकली द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन ईरान फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। थोड़ा उसको रिलीजियस कलर, थोड़ा नहीं बल्कि उसको काफी रिलीजियस कलर दिया गया हुआ है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, तो वो उनको सूट करता है, वो ठीक है जनरल पब्लिक को। फिर जो सुप्रीम लीडर के अंडर गार्डियन काउंसिल काम करती है वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे, थियोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है। दिस गार्डियन काउंसिल रिप्रेजेंट्स द थियोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ ईरान। द काउंसिल इज मेड अप ऑफ 12 मेल क्लरिक्स। मैंने आपको पहले बताया 6 आर अपॉइंटेड by supreme leader and final 6 members are appointed by chief judge and confirmed by the majlis यानी parliament। functions क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है, जो भी, द गार्डियन काउंसिल वो उसको चेक करती है कि ये इस्लाम के मुताबिक है, इन कन्फॉर्मिटी है, कहीं इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है।
यानी अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करने की कोशिश करती है, जिस तरह पाकिस्तान में पिछले दिनों हुआ कुछ, मेरा ख्याल है कोई LGBT पे लॉ था या कोई और, अगर कोई इस तरह का लॉ पास करने की कोशिश करती है तो गार्डियन काउंसिल फौरन पार्लियामेंट को चेकमेट करती है। वो कहती है जो लॉ बना रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू शरिया नहीं है, अगेंस्ट शरिया है। सो पावर टू डिटरमिन हु कैन रन इन इलेक्शंस, यानी ये लोगों को क्लीन चिट भी इसी ने ही देनी है कि हाँ जी आप खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए कि नहीं, कीपिंग इन व्यू देयर कैरेक्टर, देयर हिस्ट्री और इस तरह की चीजें। सो दिस इज द एनफोर्समेंट ऑफ इस्लामिक बिलीफ्स एंड लॉज अमंगस्ट ऑल डेमोक्रेटिक बॉडीज, यानी जो इस्लामिक डेमोक्रेसी वाला स्टाइल है। फिर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स आ जाती है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, एवरी 8 years इज कंपोज्ड ऑफ 86 men, जो लास्ट 2020 की अपडेटेड है वो। सो दे हैव द पावर अलोंग विद द काउंसिल एंड सुप्रीम लीडर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। Assembly was responsible for electing Ali Khamenei as supreme leader. They also gave themselves the authority to dismiss Khamenei if it did not fill the shoes of Khamenei. यानी अली खमीनाई को जब उन्होंने किया अपॉइंट तो ये साथ बताया उसको कि भाई जिस लेवल पे खमीनी, आयतुल्लाह खमीनी जो है वो जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे, आपने उसी लेवल पे परफॉर्म करना है वरना आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। सो ऑल मेंबर्स आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द गार्डियन काउंसिल। जब ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इलेक्ट होती है 8 साल के लिए तो उसको एक दफा गार्डियन काउंसिल से अप्रूवल लेनी पड़ती है, फाइनल अप्रूवल लेनी पड़ती है। सो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। It was once required that all members have a seminary degree, यानी मदरसे से। और opposition leader Hashmi Rafsanjani was picked as the leader of the assembly in 2007 but was forced to step down in 2011। इस assembly का लीडर पहले हाशमी रफसंजानी बना था लेकिन उसको फिर हटा दिया गया। ये लेजिस्लेचर है, 290 सीट है, डायरेक्टली इलेक्टेड होती हैं, क्रूज सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट और यूनिकैमरल है, और लॉज बनाना वही वो जो मतलब जो लेजिस्लेचर का काम है ये आप देख लीजिएगा। ये कैबिनेट के मेंबर्स को रिमूव कर सकती है लेजिस्लेचर, लेकिन प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए आपको जाना पड़ता है सुप्रीम लीडर के पास। बाकी बजट की अप्रूवमेंट, कैबिनेट अपॉइंटमेंट, ट्रीटीज, लोन्स, ये सारी चीजें इसका काम है। एक्सपीडियंसी काउंसिल वापस आ जाए। सुप्रीम लीडर हमने पढ़ लिया, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हमने देख लिया, गार्डियन काउंसिल हमने देख ली, पार्लियामेंट आपने अभी देख ली है, कैबिनेट उसका हिस्सा है, प्रेसिडेंट पे भी हम जाएंगे। अब हम एक्सपीडियंसी काउंसिल पे आ गए। खमीनी टू मीडिएट डिस्प्यूट्स बिटवीन द मजलिस एंड द गार्डियन काउंसिल। समटाइम्स ऐसा होता था कि गार्डियन काउंसिल और असेंबली में यानी जो पार्लियामेंट थी उसमें किसी लॉ पे इंटरप्रिटेशन का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। उसको करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक्सपीडियंसी काउंसिल तरतीब दी गई क्योंकि इसमें मेंबरशिप ज्यादा है। गार्डियन काउंसिल में मेंबरशिप है 12 लोगों की, एक्सपीडियंसी में है 32 लोगों की। सो डिसीजन ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाता है। इट करंटली हैज द मेंबर्स एंड नाउ हैज द पावर टू ओरिजिनेट इट्स ओन लेजिस्लेशन। ये खुद भी आप शुरू कर सकती है अपनी लेजिस्लेशन, जो भी थ्योरेटिक रिलीजियस हो। 5 साल की मेंबरशिप है, सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट लोग होते हैं रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर में वो होते हैं। और मेंबर ऑफ एक्सपीडियंसी काउंसिल आर लार्जली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री, क्योंकि ये इन्होंने जो गार्डियन काउंसिल और मजलिस का भी वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है, खुद भी लॉ इनैक्ट कर सकते हैं, इसलिए दे आर कंसिडर्ड वेरी पावरफुल। So its true power lies in more in its advisory role to the supreme leader, क्योंकि ये constantly supreme leader को advise कर रही होती है। ये यानी in a way जिस तरह प्रेसिडेंट की अपनी कैबिनेट है, एक्सपीडियंसी काउंसिल बेसिकली ये सुप्रीम लीडर की कैबिनेट है। आप इसको सुप्रीम लीडर की कैबिनेट समझ लें ये बेसिकली। सो हुमन मजिद कहता है कि the leader delegated some of his own authority to the council, granting its supervisory powers to over। ये आप याद कर लीजिए, यानी मैं वापस जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे पहुंच गए हम, प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट। पार्लियामेंट, गार्डियन काउंसिल, एक्सपीडियंसी काउंसिल, सुप्रीम लीडर, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स आपने कर ली। प्रेसिडेंट पे आ गए हम। हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिसर, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, 2 इयर्स के लिए इलेक्शन होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए हो सकता है वो। He is required to be pious Shiite who upholds Islamic principles. ये उसकी नीचे पावर का फंक्शन है, ये आप देख लें। मैं कैबिनेट पे आ गया। कैबिनेट ऑफ ईरान इज फॉर्मल बॉडी कंपोज्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, चूजन एंड लेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट चूज करता है और उनको कैबिनेट को वही लीड करता है। हाउएवर, जो भी इसकी कॉम्पोजिशन हो वो वोट ऑफ पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। ये मैंने आपको पहली स्लाइड इंटरप्रेट करते हुए सारा बता दिया था। So president may dismiss member of the cabinet, but new appointees must again be approved by the parliament. Here is a catch कि president members को dismiss कर सकता है जो कैबिनेट के हैं, लेकिन जब न्यू अपॉइंटीज वो दोबारा उनकी रिप्लेसमेंट लाएगा तो पार्लियामेंट से फिर अप्रूवल उसको लेनी पड़ेगी। अपॉइंट वो करेगा लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। The cabinet conducts the real work governing the people. Almost all new laws and budget are put together by cabinet. ये जुडिशरी है and that's it. जुडिशरी देख लेते हैं। The judiciary is headed by a chief justice with an understanding of Sharia, जिसका मतलब ये है कि वो कोई क्लर्क होगा। The chief justice is appointed। ये आप देख लें, मैं ना स्लाइड पढ़ना नहीं चाह रहा, अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाह रहा। लेट मी हैव अ लुक, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप इसको खुद देखना जरा। देखिए, ऑल जजेस आर हाई रैंकिंग क्लर्क्स हु आर फेमिलियर विद शरिया, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है कि उनको शरिया की बहुत अच्छी समझ हो, वो हाई रैंकिंग क्लर्क्स हो, हाई रैंकिंग जो है वो मुल्ला हो बेसिकली। पाकिस्तान में भी हदूद और ताजीरात हैं, ईरान में भी शरिया और कानून, 2 तरह के लॉज हैं। गार्डियन काउंसिल अगर कोई मुताबिक है कि नहीं है, जैसे मैंने आपको बस बताया। शरिया में क्या है, सारी वो उसमें इस्लामिक सिविलाइजेशन इन ईरान, द आइडिया ऑफ शरिया इज सपोज्ड टू सुपरसीड ऑल अदर लॉ एंड इट इज द जॉब ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस टू सपोर्ट शरिया। अंडरस्टूड है, कन्वेंशनल भी है और रिलीजियस भी है। इतनी सेक्रेट बेस एंटी रिलीजियस लॉ नहीं बनाना, एंटी रिलीजन लॉ नहीं बनाना। अगर वो बनाएगी तो दैट इज सब्जेक्ट टू क्वेश्चनिंग बाय, ये जुडिशियल रिव्यू करते हैं और ये करते हैं रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो लास्ट लिखा हुआ है ये करते हैं रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है इसमें कोई। दैट्स इट फॉर ईरान। कल हम इंशाल्लाह टर्की करेंगे और करने को हम आज भी कर सकते हैं, वी आर स्टिल लेफ्ट, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों का ये लास्ट लेक्चर होता है रोज और हमें इसको, मैंने अब इसको